जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। और यह दोस्तों एडुटेरिया का आपका बुक है, जो न्यू बुक निकाला गया है वॉल्यूम 1, जिसमें दोस्तों टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। और दोस्तों हम लोग यहाँ पर प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को फुल डिस्कशन के रूप में देखते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। यदि इससे पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं 4 तक, तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 है और टोटल दोस्तों मार्क्स की संख्या 200 है। और इसके लिए दोस्तों आपको समय अवधि 2 घंटा दिया जाता है। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन को अब स्टार्ट करेंगे। नंबर पहला है कि अमूर्त धरोहर योजना का संबंध निम्न में से किस है। तो देखिए दोस्तों, अमूर्त धरोहर योजना की शुरुआत की बात की जाए तो आपका आंध्र भूमि से है, याद रखिएगा आंध्र भूमि से। और अमूर्त धरोहर योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि आंध्र भूमियों को संरक्षित करना तथा इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट है कि किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंब होता है। तो किसी देश में जीवन स्तर का जो दोस्तों प्रतिबिंब होता है वह प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से होता है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था। तो याद रखना दोस्तों, राघवन समिति। राघवन समिति के द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया गया था, याद रखना है। तो यहाँ पे 3 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों डी है कि निम्न में क्या भारत के राष्ट्रपति आय की गणना में एक समस्या है। तो असंगठित क्षेत्र हो जाएगा। असंगठित क्षेत्र याद रखना है, जो कि भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक आपका समस्या के रूप में जाना जाता है, असंगठित क्षेत्र। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन ध्यान देना है कि 5 क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि सक्षमता उपागम। देखिए, सक्षमता उपागम के विकास में प्रोफेसर अमर्त्य सेन का बहुमूल्य योगदान रहा है। और इस उपागम का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं कल्याण की बहुआयामी लक्षणों का विकास एवं व्यक्तिगत विषमता को दूर करना। नेक्स्ट है कि बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, चंपारण में कृषि की स्थिति जांच करने के लिए जून 1917 में एक जांच समिति की नियुक्ति किया गया था। और इसे ही दोस्तों चंपारण एग्रेरियन समिति का नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 1917 में, याद रखिएगा 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए दोस्तों, आपका राइट हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। देखिए, वेबल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने वाला अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए विस्तृत योजना, जो कि 14 जून 1945 को प्रस्तुत किया था, जिसे दोस्तों वेबल योजना कहा जाता है। और 25 जून से 14 जुलाई के मध्य शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया था। और सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आजाद किए थे। नेक्स्ट है कि कम्युनिटी प्रथा किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है। तो कम्युनिटी प्रथा जो दोस्तों बिहार उड़ीसा में दोस्तों याद रखना है, जो कि सर्वाधिक प्रचलित है। और इस प्रथा के अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करने वाला कमिया जाति के लोग अपने मालिकों के द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले में जीवन भर दोस्तों उनकी सेवा करते थे, कम्युनिटी प्रथा के तहत। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि दक्षिणी पूर्व समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित किया था। तो पहली दोस्तों 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा जो पहली कोठी स्थापित किया गया था 1611 में, याद रखना है। और कहाँ में, तो मसूलीपट्टनम में, जो कि दोस्तों यहाँ से एक और बात याद रखना है कि मसूलीपट्टनम जो कि गोलकुंडा का एक प्रमुख बंदरगाह था। और 1608 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा भारत के सूरत में प्रथम कोठी खोलने का प्रयास किया गया था, जो कि दोस्तों उसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, लेकिन 1611 को दोस्तों मान्यता दे दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान निम्न में से कौन था। तो सुप्तगिन हो जाएगा, सुप्तगिन याद रखिएगा, जो कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम थे, जो कि दोस्तों वह अरबी था। जबकि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कहेगा तो सुप्तगिन हो जाएगा, याद रखना है, तुर्की। और मोहम्मद बिन जो कासिम था दोस्तों वह याद रखना है, वह अरबी था, अरबी। नंबर दोस्तों 11 का है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो याद रखना दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था और इस समिति का गठन 1938 में हुआ था, 1938 में। और इस समिति का अध्यक्ष पूछेगा दोस्तों तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था और 1938 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा जो कि गुजरात में पड़ता है, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए थे, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? तो देखिए विजयनगर साम्राज्य के चौथे शासक थे जो कि देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय नहीं दोस्तों, मुस्लिमों को पहली बार सेना में स्थान दिया था देवराय द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऋग्वेद में कितनी बार गंगा नदी का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों ऋग्वेद में गंगा नदी का जो उल्लेख किया गया है एक बार किया गया है और गंगा का दोस्तों उल्लेख ऋग्वेद के 10वां मंडल में किया गया है, 10वां मंडल में एक बार याद रखिएगा। यहीं पे दोस्तों यमुना नदी के पूछता तो यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, और सरस्वती नदी का दोस्तों जो कि सबसे पवित्र नदी माना गया है, और सिंधु नदी को सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है, सर्वाधिक बार सिंधु नदी को याद रखना है, ये सभी ऋग्वेद में। नेक्स्ट है कि निम्न विद्रोहों को कालक्रम के कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? तो देखिए दोस्तों पहला है सन्यासी विद्रोह, याद रखिएगा, जो कि 1763 से 1800 के बीच में हुआ था। उसके बाद दोस्तों नील विद्रोह हुआ था जो कि 1859 से 1860 के बीच में, और फिर दोस्तों पावना विद्रोह जो कि 1873 से 1876 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह और उसके बाद पावना विद्रोह। बाकी दोस्तों ईस्वी बता दिए हैं तो वहां से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल यानी जो कि अफगानिस्तान में भारत के प्रथम सरकार का गठन किया था? तो यह कब दोस्तों गठन किया था बताइए? तो वर्ष 1915 में, वर्ष 1915 में दोस्तों राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा काबुल में भारत का प्रथम सरकार का गठन किया गया था, और स्वयं को दोस्तों राष्ट्रपति और बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाते हुए भारत का अस्थायी गणतंत्रात्मक सरकार का गठन किया था, और इस सरकार को जर्मनी तथा रूस के द्वारा मान्यता भी प्रदान कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? देखिए साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 ईस्वी में आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, तो आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बी प्लस सी दोनों, क्योंकि दोस्तों साधारण ब्रह्म समाज के पूछ रहा है तो याद रखना शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट है कि ओदंतपुरी बिहार का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो देखिए दोस्तों ओदंतपुरी बिहार का निर्माण जो कि पाल वंश के शासक था जिसका नाम था गोपाल, गोपाल के द्वारा कराया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों गोपाल के द्वारा, और इसकी स्थापना 7वीं शताब्दी में हुआ है, 7वीं शताब्दी में। फिर कुमार गुप्त की बात किया दोस्तों तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित है कुमार गुप्त। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया है? तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण की दोस्तों जो शुरुआत किया गया था 1992 में, 1992 में याद रखिएगा, 1992 में। नेक्स्ट है कि BARC में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो देखिए दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मतलब BARC जो कि ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था, और इसमें दोस्तों साइरस तापीय रिएक्टर को 1954 में कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है, कनाडा के सहयोग से, याद रखिएगा कनाडा के सहयोग से। नेक्स्ट है कि सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में से कौन है? तो सुपर कंडक्टर के आविष्कारक आपसे पूछेगा तो एच कामेरेलिंग हो जाएंगे, एच कामेरेलिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ देखिए ऑप्शन बी में जो कि डेमलर दिया गया है, यह गैस इंजन के आविष्कारक है, गैस इंजन के। फिर दोस्तों ऑप्शन सी पे है जेम्स पर्कल, तो जेम्स पर्कल याद रखना है कि मशीन गन के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। और टी कोहन की बात किया दोस्तों तो टी कोहन संबंधित कुछ चीज से नहीं है। 21 है कि DPA समाचार एजेंसी का संबंध किस देश से है? तो DPA दोस्तों जो कि आपका जर्मनी से संबंधित है, DPA याद रखना है, कहां से? तो जर्मनी से। फिर दोस्तों इतिम पूछेगा, इतिम जो एजेंसी है इजराइल का है। फिर सिन्हुआ जो समाचार एजेंसी है चीन का है, और इरना जो है दोस्तों यह ईरान का है। फिर यूपीपी पूछेगा तो पाकिस्तान का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया का पुलिसमैन के नाम से निम्न में से किसे संबोधित किया जाता है? तो पुलिसमैन के नाम से दोस्तों सुरक्षा परिषद को याद रखना है, सुरक्षा परिषद को किया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग है, याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र के पूछेगा तो 6, जिसमें महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक सामाजिक परिषद है, परन्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और सचिवालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 23 कि हाल ही में कौन सी अफ्रीकी देश के संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो अस्थायी में दोस्तों सोमालिया को शामिल किया गया है, सोमालिया को याद रखना है, सोमालिया को अस्थायी देश के रूप में शामिल किया गया है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में
वक्फ यानी संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया, तो यह विधेयक किस वर्ष में वक्फ अधिनियम में संशोधन करता है? ठीक है दोस्तों, वर्ष 1995 में, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करके इसका नाम दोस्तों संयुक्त वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे आपका 25 है कि हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल का खोज किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों याद रखना है मैक्सिको के द्वारा खोज किया गया है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की, तो निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इनमें से दोस्तों कोई भी शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में आपका 27 हो जाएगा कि चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया है? तो चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दल का दोस्तों, जो कि गुमनाम दान का एक रूप है, जिसे 2017-18 के बजट में पेश किया गया था। 2017-18 के बजट में याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन में आपका 28 कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में किस राज्य के चराई देव मोइदम को यूनेस्को संस्कृति धरोहर स्थल में सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? क्या दोस्तों असम का है। असम का याद रखना है, असम का, जो कि अहोम जनजातियों का दोस्तों राजवंश से संबंधित है, उनके कब्र स्थल से। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग का उद्घाटन किया है, तो उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम देखिए ठाणे बोरीवली ट्विन बर्नल है, याद रखिएगा। ठाणे बोरीवली द्विन टर्नल हो जाएगा, जो कि भारत के सबसे लंबी सुरंग हो जाएगा दोस्तों। और इस सुरंग की लंबाई पूछेगा तो 11.8 किलोमीटर है, 11.8 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि हाल ही में मर्सर के द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर हो गया है? तो दोस्तों मुंबई, सबसे महंगा शहर मुंबई हो गया है, याद रखिएगा। नंबर 31 है कि वर्तमान में राज्यसभा के सदन के नेता कौन है? तो राज्यसभा के सदन के नेता दोस्तों वर्तमान में जेपी नड्डा है, जेपी नड्डा याद रखना है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा को राज्यसभा सदन का नेता बनाया गया है। और राज्यसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया जाता है, और यह प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं और वही दोस्तों सदन का नेता होते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में हुए चुनाव में ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं, तो दोस्तों मसूद पेजेक्सियन, याद रखिएगा, मसूद पेजेक्सियन हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ईरान के दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति थे, जो कि इनका नाम था इब्राहिम रईसी, और यह अजरबैजान प्रांत में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गया था, और उनके बाद दोस्तों फिर मसूद पेजेक्सियन को बनाया गया है ईरान के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत को जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है? तो दोस्तों 8.2% का। नेक्स्ट है कि भारत में नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है विक्रम मिश्री को विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, विक्रम मिश्री को। बिहार के कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 2 महिला हैं दोस्तों, जो कि 2 महिला को पद्म पुरस्कार 2025 दिया गया है, याद रखना है। 2 महिला जिनका नाम है, एक थे जो दोस्तों मशहूर थे, जो कि शारदा सिन्हा के रूप में जाने जाते हैं, जो कि स्वर कोकिला के रूप में उनको जाना जाता है शारदा सिन्हा को, और एक था दोस्तों सुजनी कला से संबंधित है, जिनका नाम है निर्मला देवी। तो दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है दोस्तों रूस से, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा, रूस से। नेक्स्ट है कि रिमपैक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो रिमपैक 2024 का आयोजन दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में, याद रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजन किया गया है, और इसका मेजबानी दोस्तों इस बार अमेरिका ही किया है, और भारत की तरफ से INS शिवालिक इसमें भाग लिया है, INS शिवालिक याद रखिएगा, जो कि दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है रिमपैक। नेक्स्ट है कि भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिकेट टीम के दोस्तों जो मुख्य कोच है गौतम गंभीर है, गौतम गंभीर याद रखिएगा, मुख्य कोच इनको बनाया गया है, और इससे पहले दोस्तों राहुल द्रविड़ थे। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता था? तो मनु भाकर जीती थी भारत के पहला पदक दोस्तों, जो कि 33वां ग्रीष्मकालिक ओलंपिक का आयोजन जो कि पेरिस फ्रांस में हुआ था, उसमें भारत की तरफ से पहला पदक मनु भाकर के द्वारा 10 मीटर एयर स्पर्धा में कांस्य पदक जीती थी, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि माउंट किलिंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला एशिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बन गया है? तो तेगबीर सिंह। तेगबीर सिंह याद रखना है, जो कि 5 साल की उम्र में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला सबसे युवा पर्वतारोही बने हैं, याद रखिएगा। और यह तेगबीर सिंह जो कि पंजाब के निवासी हैं, पंजाब के निवासी हैं। नेक्स्ट है कि आगामी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? क्या दोस्तों बिहार में होगा, याद रखना, भारत के बिहार में हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष दोस्तों आपको सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है, सतीश कुमार को, जो कि 1 सितंबर 2024 को यह पदभार ग्रहण किए हैं सतीश कुमार। 3 है कि किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए दोस्तों, किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बीरा उठाना, बीरा उठाना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सांसारिक का शुद्ध रूप क्या है? तो सांसारिक का शुद्ध रूप है दोस्तों सांसारिक, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सांसारिक, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है कि निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निरोग मतलब दोस्तों यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, निरोग, निरोग हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो वर्णों का सार्थक समूह को दोस्तों शब्द कहते हैं, शब्द, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर यहाँ से दोस्तों इंग्लिश है, तो आपको पता है कि यहाँ पे हमको आंसर बताते जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर दोस्तों अगर 48 अब बनाइएगा तो 48 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 49, तो 49 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50। क्वेश्चन 50 है कि ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ऋषि का जो स्त्रीलिंग रूप होता है दोस्तों वह ऋषिका होता है, ऋषिका, याद रखिएगा, ऋषिका। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कहाँ किया गया है? तो देखिए विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर, ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में जो कि मद्रास में लगाया गया था, और वह दोस्तों असफल रहा है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट निम्न दरा से दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना है। तो देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर, तो दक्षिण में सबसे पहले दोस्तों सेनकोटा हो जाएगा, उसके बाद पाल घाट हो जाएगा, फिर बोर घाट, और उसके बाद दोस्तों थाल घाट। तो यहाँ पे आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 2 3 है। देखिए थाल घाट दोस्तों याद रखना है, जो कि नासिक को मुंबई के बीच में स्थित है, और भोर घाट जो है मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट दोस्तों कोयम्बटूर को कोचीन से, और सेनकोटा तिरुवनंतपुरम को मदुरई के बीच में, याद रखिएगा। 53 है कि विश्व में कितने ऐसे भू अवस्थित देश हैं जो कि दोहरे भू अवस्थित है? तो अगर दोस्तों यहाँ 2 हो जाएगा, 2 याद रखना है, ऑप्शन बी जो है दोस्तों 2 है। और कौन कौन सा है? तो उज्बेकिस्तान है और लीचे अस्टीन है, उज्बेकिस्तान और लीचे अस्टीन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो देखिए दोस्तों मिशिगन झील जो है ना, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की है। और जबकि दोस्तों सुपीरियर झील, हॉर्न झील और ईरी झील यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाती है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली दोस्तों घास और वनस्पति जो होता है वह ट्रोपोफाइट कहलाता है, ट्रोपोफाइट, याद रखिएगा। फिर दोस्तों एक होता है हेलोफाइट, हेलोफाइट होता है जो कि नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति को हेलोफाइट कहते हैं। फिर दोस्तों ऑप्शन बी में है जीरोफाइट, तो जीरोफाइट जो हो जाएगा यह उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति हो जाएगा। और लिथोजोफाइट हो जाएगा दोस्तों, वो याद रखना कि करी चट्टान पर उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है कि कोरियोलिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो देखिए दोस्तों कोरियोलिस बल का न्यूनतम प्रभाव पूछेगा आपसे तो विषुवत रेखा पर होता है, याद रखिएगा, विषुवत रेखा पर होता है। और अधिकतम प्रभाव पूछेगा दोस्तों तो ध्रुव पर हो जाएगा, अधिकतम कहेगा तो ध्रुव पर, और न्यूनतम यहाँ पूछ रहा है दोस्तों तो आपका हो जाएगा विषुवत रेखा पर, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायु ज्वालामुखी दोस्तों, किलायु जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। और यह दोस्तों अमेरिका के हवाई द्वीप पर है, अमेरिका के हवाई द्वीप पर, याद रखिएगा। फिर दोस्तों जैसे इटली में है एटना और स्ट्राम्बली ज्वालामुखी है। फिर मैक्सिको में दोस्तों कोलिमा ज्वालामुखी है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है? तो सबसे कम समय दोस्तों लगभग 9.5 घंटा लेता है बृहस्पति ग्रह, याद रखिएगा, बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के द्वारा जल प्रदूषण को रोकने के लिए किस वर्ष जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था?
या दोस्तों वर्ष 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सासाकावा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था या संगठन के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह दोस्तों याद रखना है यूएनईपी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने प्रकरण आते हैं? तो टोटल ऐसे 3 आते हैं दोस्तों, एक होता है संवैधानिक और एक दीवानी और फौजदारी। तो टोटल 3 आते हैं दोस्तों अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, याद रखना है। और देश का सबसे बड़ा अपीलीय क्षेत्राधिकार कौन है दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत के नए संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जिसमें पहला कथन है कि इसका आकार त्रिकोणीय है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो भारत का जो नया संसद बना है इनका आकार त्रिकोणीय है और इस नए संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है, ये भी सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि इसके निर्माण में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, ये भी सही है दोस्तों, याद रखना है। और नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार थल, जल और नभ को समर्पित है, तो याद रखना है थल, जल और नभ, यानी कि ऑप्शन सभी हो जाएगा दोस्तों सही, इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में सदस्यों की संख्या दोस्तों समान है? तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या दोस्तों बताइए किसका समान है? तो याद रखना है राजस्थान, और फिर दोस्तों देखिए राजस्थान आंध्र प्रदेश, नहीं दोस्तों राजस्थान आंध्र प्रदेश का समान नहीं है, यहाँ पे दोस्तों आपका समान हो जाएगा राजस्थान, एक मिनट दोस्तों, झारखंड और असम, ऑप्शन 3 में जो दिया गया दोस्तों, झारखंड और असम में दोनों में दोस्तों लोकसभा सीट की संख्या 14 है। फिर दोस्तों राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लोकसभा के सीट 25 से, याद रखना है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लोकसभा का सीट कितना है? तो 25 है। तो 1 और 3 देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 3 दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 है कि क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जिसमें पहला कथन है कि भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है, जो कि बिल्कुल राइट है दोस्तों। 5 क्षेत्रीय परिषद कौन कौन सा है? तो देखिए एक उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है, दक्षिणी है, फिर पूर्वी है और पश्चिमी क्षेत्रीय है, और एक दोस्तों मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद है। फिर दोस्तों कह रहा है कि क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, ये भी दोस्तों आपका यहाँ पे कथन सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई भी दोस्तों आपका गलत नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया है? तो 1909 का दोस्तों जो भारत शासन अधिनियम था, याद रखना है 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मार्ले-मीटो सुधार भी कहा जाता है, उसी के तहत दोस्तों मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन के बात कही गई थी। नेक्स्ट बात है कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पहली बार निर्वाचन कहां से हुआ है? तो संविधान सभा में दोस्तों भीमराव अम्बेडकर को जो पहली बार निर्वाचन हुआ था वह बंगाल के क्षेत्र से, याद रखना है। और जब देश के बंटवारा के बाद दोस्तों उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। उनका निर्वाचन कहां से हुआ था? तो बॉम्बे से हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भाषा कहेगा दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया से, और जबकि प्रस्तावना का विचार कहेगा तो अमेरिका से हो जाएगा। याद रखना है विचार कहेगा दोस्तों तो अमेरिका से, लेकिन भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया से। और भारतीय संविधान में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, याद रखना है, समवर्ती सूची को भी लिया गया है। फिर केंद्र और राज्य के बीच दोस्तों जो शक्ति का विभाजन होता है वो भी, और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किया गया है? तो 12वीं अनुसूची में दोस्तों 8, 12वीं अनुसूची में दोस्तों 18 जो कि 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, और इसमें दोस्तों टोटल 18 विषय की बात किया गया है। फिर दोस्तों 73वां संविधान संशोधन के तहत, याद रखना है, जो कि 1992 में हुआ था, और इसके तहत 11वीं अनुसूची, और इसमें दोस्तों टोटल 29 विषय प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं को संचालन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 26 के तहत, याद रखना है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 25 की बात की जाए तो दोस्तों धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता दी गई है, और अनुच्छेद 27 में किसी धर्म को प्रोत्साहित करने के हेतु कर से छूट दिया गया है, और अनुच्छेद 28 जो है यह कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध से दोस्तों स्वतंत्रता की बात करती है। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? देखिए भारत के महान्यायवादी की भी नियुक्ति करते हैं दोस्तों,
नियंत्रण महालय का परीक्षक को भी नियुक्ति करते हैं और एक राज्य के राज्यपाल को भी दोस्तों नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन 71 है कि 1 पिकोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है? तो 10 के पावर दोस्तों -12 ग्राम याद रखना है। 1 पिकोग्राम बराबर 10 के पावर -12 ग्राम होता है। फिर दोस्तों 1 मिलीग्राम कहेगा तो 10 के पावर -3, फिर मिली के बाद दोस्तों माइक्रो यानी माइक्रोग्राम कहेगा तो 10 के पावर -6, फिर माइक्रो के बाद होता है दोस्तों नैनो यानी कि 10 के पावर -9 और फेम्टो यानी कि 10 के पावर -15। क्वेश्चन नंबर 72 है कि किसी बिलियन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो लवणता की मापने वाला दोस्तों जो उपकरण होता है उसको हम लोग याद रखिएगा कि सेलिनोमीटर कहते हैं। सेलिनोमीटर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, सेलिनोमीटर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पेंडुलम घड़ी निम्नलिखित में से किस ऋतु में तीव्र गति से चल सकती है? तो यह दोस्तों याद रखना है शीतकाल में। शीतकाल में दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शीतकाल में तीव्र गति में चलता है और गर्मी में दोस्तों शुष्क पड़ जाता है। नेक्स्ट है कि पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस निम्न में से किस प्रकार के लेंस से बनता है? तो यह दोस्तों उत्तल लेंस से बनता है, उत्तल लेंस से, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस से। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75 है कि ठंडे देश में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता क्यों दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, अल्कोहल का जो द्रव्यमानक होता है वह निम्न होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अल्कोहल का द्रव्यमानक क्या होता है? तो निम्नतर होता है, इसलिए। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर आपका है 76 कि निम्नलिखित में से किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक जो होता है दोस्तों माइक्रोवेव का दोस्तों सर्वाधिक लंबाई होता है, याद रखना है, माइक्रोवेव का। देखिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विभिन्न विकिरण को दोस्तों तरंगदैर्घ्य को अवरोही क्रम में हम बता रहे हैं, जैसे रेडियो तरंग, उसके बाद दोस्तों माइक्रोवेव होता है, फिर अवरक्त होता है, फिर एक्स होता है दोस्तों, उसके बाद फिर गामा होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु ईंधन के श्रेणी में नहीं है? देखिए दोस्तों, परमाणु ईंधन के रूप में टोटल 3 चीज का प्रयोग करते हैं, या तो यूरेनियम, या दोस्तों थोरियम, या प्लूटोनियम, लेकिन दोस्तों कैडमियम का प्रयोग नहीं करते हैं। कैडमियम का प्रयोग दोस्तों कैडमियम या बोरॉन की क्षार, कैडमियम या बोरॉन की क्षार दोस्तों नियंत्रक के रूप में करते हैं परमाणु ईंधन में प्रयोग, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कृत्रिम बादल बनाने के लिए दोस्तों जो प्रयुक्त किया जाता है वो याद रखिएगा सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड का। नेक्स्ट है कि लौंग के तेल को निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो लौंग का तेल में दोस्तों यूजेनॉल हो जाएगा, यूजेनॉल याद रखिएगा, यूजेनॉल। नेक्स्ट है कि बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होता है? तो बायोगैस में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 81 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? इसमें पहला कथन है कि टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है, बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट है दोस्तों कि प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है, नहीं दोस्तों गलत है। फिर नियोप्रीन जो कि संश्लेषित रबर है, हाँ ये सही है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 और 3 कथन आपका सत्य है। 82 है कि व्यंजक चूर्ण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? कौन सा कथन, सॉरी कथन दोस्तों कौन सा इसमें असत्य है बताइए। तो 82 का देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन ए है कि व्यंजक चूर्ण जाल में अधिक विलय होता है, यही दोस्तों आपका गलत है। व्यंजक चूर्ण दोस्तों जल में अधिक विलय नहीं होता है, याद रखिएगा। और व्यंजक चूर्ण को दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, और यह कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का एक अकार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट है कि वनस्पतिक तेल के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो निकेल का दोस्तों, याद रखना है कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, निकेल का दोस्तों। और यह वनस्पति तेल से दोस्तों वनस्पति घी जो कि हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट बात है 84, निम्नलिखित में कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? तो कैल्शियम का अयस्क यहाँ पर दोस्तों कैल्साइट है, फॉस्फोराइट है और प्लूओरोस्पर है, यानी कि सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, ये सभी दोस्तों याद रखना है कैल्शियम का अयस्क के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है कि अम्ल कण यानी कि सॉरी अम्ल अल्फा कण है दोस्तों, अल्फा अम्ल नहीं, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं और इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होते हैं? तो इसका जो द्रव्यमान होता है दोस्तों लगभग किसके बराबर होता है बताइए। तो यह आपका राइट आंसर होगा 85 का, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, हीलियम के एक परमाणु नाभिक के बराबर। हीलियम के एक परमाणु नाभिक के बराबर होता है दोस्तों अल्फा कण का। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 कि निम्नलिखित पदार्थ में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु को परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सोडियम बेंजोएट का प्रयोग दोस्तों खाने की वस्तु को परिरक्षण के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है कि अपमार्जक के क्या है?
तो अपमार्जक दोस्तों देखिए सोडियम अपमार्जक जो होता है या शोधन अभिकर्ता होता है, शोधन अभिकर्ता दोस्तों अपमार्जक होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित दोस्तों देखिए ऑप्शन सी पाइए, जो कि गौण उपभोक्ता जो दे रहा है। एक सेकेंड दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट कैसे हो गया। देखिए बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित इसमें दोस्तों बताइए कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन सी पाइए गौण उपभोक्ता जो कि तृणभक्षी या सुमेलित नहीं है दोस्तों। गौण उपभोक्ता जो होते हैं दोस्तों या तृणभक्षी नहीं बल्कि या प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 89 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देना है कि हाइड्रोफोबिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो हाइड्रोफोबिया दोस्तों वायरस के कारण होता है, यानी कि विषाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा याद रखना है। देखिए हाइड्रोफोबिया जब होगा ना तो पानी से दोस्तों डर लगता है, पानी से डर लगने की प्रक्रिया होता है इसमें। और हाइड्रोफोबिया का दोस्तों रेबीज का पुराना नाम है, हाइड्रोफोबिया जो है यह रेबीज का पुराना नाम है। और रेबीज को विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में कौन सा पादप उत्पाद है। तो यहाँ पे कपूर भी है, कासनी भी है और वनीला भी है, यानी कि सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, सभी। नेक्स्ट है कि पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है। तो सबसे उपयुक्त दोस्तों पराग कोष हो जाएगा। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग दोस्तों पराग कोष हो जाएगा। वो है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो पौधे के विकास के लिए दोस्तों जो आवश्यक तत्व सोडियम नहीं है दोस्तों। देखिए पौधे के विकास के लिए दोस्तों कुल 17 अनिवार्य तत्व है, जिसमें 9 की आवश्यकता बृहत मात्रा में है और 7 की आवश्यकता दोस्तों सूक्ष्म मात्रा में है, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम इसकी दोस्तों आवश्यक है, लेकिन सोडियम की आवश्यक नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों सिक्रेटिन हो जाएगा। अग्नाशय को पाचक रस को उत्पादन के लिए जो उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है दोस्तों सिक्रेटिन होता है, सिक्रेटिन याद रखिएगा, सिक्रेटिन। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन 94 है कि जैसे जैसे मनुष्य वृद्ध होता है तो सामान्यतः उसके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो रक्तदाब दोस्तों बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है रक्तदाब दोस्तों बढ़ जाता है। ऐसे सामान्य रक्तदाब की बात की जाए दोस्तों 120/80 होता है, 120/80। नेक्स्ट पे आता है दोस्तों रक्तदाब को याद रखना है कि स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है। तो मानव शरीर में दोस्तों जो ऊतकों का निर्माण होता है वह दोस्तों प्रोटीन से होता है, प्रोटीन से, याद रखिएगा, प्रोटीन से। देखिए दोस्तों यहाँ से फिर आपका मैथ है, तो मैथ को दोस्तों जो पीडीएफ देंगे तो उसमें आपका डिस्कशन के साथ देंगे मैथ का पीडीएफ, तो वहाँ से भी दोस्तों आप मैथ बना सकते हैं। तो ऐसे हम बता दे रहे हैं 96 का ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, 400 रुपये जब बनाइएगा था। फिर 97 का बात की जाए तो 10% हो जाएगा जब बनाइएगा था दोस्तों। फिर 98 का भी जो भी 10 हो जाएगा, 98 का भी दोस्तों आपका 10 हो जाएगा, अंतर पूछ रहा है तो 10 हो जाएगा। और 99, तो 99 का दोस्तों जो दोनों का अंतर निकलेगा वो दोस्तों 6 वर्ष का निकलेगा। दोनों का अंतर कितना, तो 6 वर्ष का। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बनाइएगा तो 3 बार आएगा, 3 बार याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो वाकई में दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।